नमस्ते दोस्तों। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी दास्तान लेकर आए हैं जो आपको पूरी तरह से हैरत में डाल देगी। हम अक्सर ताजमहल को सिर्फ मोहब्बत की एक खूबसूरत निशानी के तौर पर देखते हैं, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह इमारत सिर्फ प्यार का इजहार नहीं है, बल्कि यह 17वीं सदी के विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी रहस्य है। आज के इस वीडियो में हम उन गुप्त तकनीकों से पर्दा उठाएंगे जिनके दम पर यह भारी भरकम इमारत एक दलदली जमीन पर टिकी हुई है। हम जानेंगे कि कैसे बिना सीमेंट और बिना आधुनिक मशीनों के हमारे कारीगरों ने पत्थरों को आपस में जोड़ा था। हम उस रहस्यमयी वास्तुकला को भी समझेंगे जो इस इमारत को भूकंप के भयानक झटकों से बचाकर रखती है। इस गहरे और रोमांचक सफर की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही बेहतरीन और जानकारी से भरे ऐतिहासिक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करता है। तो चलिए, समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और उस सुनहरे दौर में चलते हैं जब भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था। यह कहानी शुरू होती है एक बेइंतहा मोहब्बत और एक गहरे दर्द के साथ, जिसने एक बादशाह को अंदर से तोड़ दिया था। बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल से इस कदर प्यार करते थे कि वे उनके बिना एक पल भी रहने की कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और बुरहानपुर में 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल का इंतकाल हो गया। मुमताज के जाने के बाद शाहजहां इतने गहरे सदमे में चले गए थे कि कहा जाता है उनके बाल कुछ ही महीनों में सफेद हो गए थे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था और शाही लिबास त्याग कर सादे कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। इसी गम के अंधेरे में शाहजहां ने एक फैसला लिया कि वे मुमताज के लिए एक ऐसा मकबरा बनाएंगे जैसा दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। वे चाहते थे कि उनकी मोहब्बत की यह निशानी कयामत तक कायम रहे और आने वाली पीढ़ियां इसे देखकर उनकी प्रेम कहानी को याद रखें। लेकिन एक भव्य सपना देखना आसान है और उसे हकीकत में बदलना उतना ही मुश्किल होता है। शाहजहां ने दुनिया भर के बेहतरीन नक्शा बनाने वालों और वास्तुकारों को अपने दरबार में बुलाया। हजारों डिजाइनों को देखा गया और परखा गया। तब जाकर उस्ताद अहमद लाहौरी का बनाया हुआ नक्शा बादशाह को पसंद आया। मकबरा बनाने के लिए जगह का चुनाव करना सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि शाहजहां इसे यमुना नदी के किनारे बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनकी बेगम की आखिरी आरामगाह ऐसी जगह हो जहां से बहती हुई नदी का सुकून भरा नजारा दिखता रहे। लेकिन उस समय आगरा में यमुना नदी के किनारे की जमीन बहुत ही ज्यादा नरम और रेतीली थी। ऐसी जमीन पर इतनी भारी भरकम इमारत खड़ी करना किसी भी इंजीनियर के लिए एक बुरे सपने जैसा था। दरबारी इंजीनियरों ने बादशाह को साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि यहां निर्माण करना खतरे से खाली नहीं है। रेतीली मिट्टी पर भारी वजन पड़ते ही जमीन धंस सकती थी और पूरी इमारत नदी में समा सकती थी। लेकिन शाहजहां अपने फैसले पर अटल थे और उन्हें अपने कारीगरों के हुनर पर पूरा भरोसा था। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए उस दौर के इंजीनियरों ने एक ऐसी तकनीक ईजाद की जो आज के विज्ञान को भी चौंका देती है। उन्होंने भारतीय वास्तुकला के प्राचीन ज्ञान का सहारा लिया और कुओं वाली नींव की तकनीक अपनाई। मजदूरों ने जमीन के नीचे विशाल और गहरे कुओं का एक पूरा जाल बिछा दिया ताकि नींव को मजबूती मिल सके। इन कुओं को खोदना आसान नहीं था, क्योंकि थोड़ी सी खुदाई करते ही नीचे से पानी निकल आता था। कारीगरों ने इन कुओं को ईंटों, पत्थरों और एक खास तरह के चूने के मसाले से भरकर ठोस खंभों का रूप दिया। लेकिन सिर्फ पत्थर और चूना काफी नहीं था, इसीलिए यहाँ एक और कुदरती करिश्मा इस्तेमाल किया गया। इन कुओं की गहराई में और उनके बीच में आबनूस और महोगनी जैसी दुर्लभ लकड़ियों के बड़े बड़े लट्ठे डाले गए। शायद आप सोच रहे होंगे कि लकड़ी तो पानी और नमी के संपर्क में आते ही सड़ जाती है, फिर ताजमहल की नींव में लकड़ी का इस्तेमाल करना तो उसे कमजोर कर सकता था। मगर यहाँ विज्ञान का एक अलग नियम काम करता है। आबनूस और महोगनी आम लकड़ियां नहीं हैं, बल्कि इनकी खासियत यह है कि इन्हें जितनी नमी मिलती है ये उतनी ही सख्त होती जाती हैं। अगर इन लकड़ियों को सूखी हवा में रखा जाए तो ये खराब हो सकती हैं और टूट सकती हैं। लेकिन यमुना नदी का पानी जमीन के नीचे से रिसकर इन लकड़ियों को लगातार गीला रखता है। इसी नमी की वजह से ये लकड़ियां पिछले 400 सालों से पत्थर की तरह कठोर बनी हुई हैं और ताजमहल का वजन उठाए हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि ताजमहल का वजूद पूरी तरह से यमुना नदी के पानी पर निर्भर है। अगर भविष्य में कभी यमुना नदी पूरी तरह सूख गई तो इन लकड़ियों को नमी मिलनी बंद हो जाएगी। नमी के बिना ये लकड़ियां कमजोर पड़कर टूटने लगेंगी और ताजमहल की नींव हिल जाएगी। यह बात साबित करती है कि हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ लड़ते नहीं थे,
बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर निर्माण करते थे। नींव तैयार होने के बाद उसके ऊपर एक विशाल चबूतरा बनाया गया, जिसे हम आज देखते हैं। इस चबूतरे को बनाने के लिए लाखों टन मिट्टी और पत्थर डाले गए, ताकि बाढ़ का पानी मुख्य इमारत तक न पहुंच सके। अब बात करते हैं उस शानदार सफेद पत्थर की, जिसने ताजमहल को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। शाहजहां को पता था कि लाल बलुआ पत्थर वक्त के साथ खराब हो सकता है, इसलिए उन्होंने संगमरमर को चुना। यह संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगाया गया था, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन संगमरमर माना जाता है। मकराना का संगमरमर बहुत ही सख्त होता है और इसमें पानी सोखने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती। यही वजह है कि सदियां बीत जाने के बाद भी और आंधी तूफान झेलने के बाद भी यह पत्थर आज भी चमक रहा है। इस पत्थर की एक जादुई खासियत यह है कि यह रोशनी के हिसाब से अपना रंग बदलता रहता है। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें इस पर पड़ती हैं, तो यह हल्का गुलाबी दिखाई देता है। दिन के समय जब धूप तेज होती है, तो यह बिल्कुल दूधिया सफेद चमकता है, जिससे आंखें चौंधिया जाती हैं। और पूर्णिमा की रात को जब चांद की रोशनी इस पर पड़ती है, तो यह किसी हीरे की तरह चमकता हुआ नजर आता है। कवि कहते हैं कि ये बदलते रंग असल में मुमताज महल के अलग-अलग मूड और भावनाओं को दर्शाते हैं। लेकिन सिर्फ सफेद पत्थर खड़ा कर देने से ताजमहल नहीं बनता। उसे सजाने के लिए पच्चीकारी की कला का इस्तेमाल किया गया। इसे परचीनकारी कहा जाता है, जिसमें पत्थर को बहुत ही बारीकी से तराशकर उसके अंदर दूसरे रंगीन पत्थर जड़े जाते हैं। ताजमहल की दीवारों पर बने फूलों और बेल बूटों को पेंट नहीं किया गया है, बल्कि वे पत्थरों की जड़ाई है। इन रंगीन और कीमती पत्थरों को दुनिया के कोने-कोने से बहुत ही मुश्किलों से लाया गया था। तिब्बत से फिरोजा लाया गया था, जो अपने नीले और हरे रंग के लिए जाना जाता है। अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली मंगाया गया था, जो गहरे नीले रंग का बहुत ही कीमती पत्थर होता है। श्रीलंका से नीलम और अरब से मूंगा जैसे पत्थर मंगाकर ताजमहल की दीवारों में जड़े गए थे। कुल मिलाकर लगभग 28 प्रकार के दुर्लभ और कीमती रत्नों का इस्तेमाल ताजमहल की सजावट में किया गया था। कारीगरों ने इन पत्थरों को इतनी सफाई से काटा और जोड़ा है कि आप हाथ फेरेंगे तो आपको कोई जोड़ महसूस नहीं होगा। एक छोटे से फूल को बनाने में कभी-कभी 50 से ज्यादा छोटे-छोटे पत्थरों के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। यह काम इतना बारीक था कि इसे करने वाले कारीगरों की आंखों की रोशनी उम्र के साथ कमजोर हो जाती थी। इतने भारी भरकम पत्थरों और निर्माण सामग्री को आगरा तक लाना उस जमाने में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सड़कें अच्छी नहीं थीं और न ही आज की तरह बड़े-बड़े ट्रक या क्रेन मौजूद थे। इतिहासकार बताते हैं कि 1000 से ज्यादा हाथियों का एक बेड़ा तैयार किया गया था, जो दिन रात सामान ढोता था। निर्माण स्थल तक भारी पत्थर पहुंचाने के लिए 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का एक रैंप या ढलान बनाया गया था। इस ढलान के जरिए बैलगाड़ियों और हाथियों की मदद से पत्थरों को ऊंचाई तक आसानी से पहुंचाया जाता था। ताजमहल के निर्माण में उस समय लगभग 22 साल का लंबा वक्त लगा था और यह सब्र का इम्तिहान था। सन 1632 में इसका काम शुरू हुआ और लगभग 1653 में जाकर यह पूरी तरह मुकम्मल हुआ। इस दौरान लगभग 20,000 मजदूरों, शिल्पकारों और पत्थर तराशने वालों ने दिन रात अपना पसीना बहाया। इन मजदूरों के रहने के लिए ताजमहल के पास ही एक पूरी बस्ती बसाई गई थी, जिसे आज हम ताजगंज के नाम से जानते हैं। आज भी ताजगंज की गलियों में उन कारीगरों के वंशज रहते हैं और वे आज भी संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं। ताजमहल को लेकर एक बहुत ही डरावनी अफवाह फैलाई गई है कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। कहा जाता है कि शाहजहां नहीं चाहते थे कि ऐसी खूबसूरत इमारत दोबारा कभी बन सके, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं, तो हमें इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिलता। यह केवल एक मनगढ़ंत किस्सा है जो लोगों ने मसालेदार कहानियों के तौर पर फैला दिया है। हकीकत तो यह है कि शाहजहां अपने कारीगरों की बहुत इज्जत करते थे और उनकी देखभाल करते थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने उन प्रमुख कारीगरों के साथ एक लिखित समझौता किया था। समझौता यह था कि वे किसी और राजा के लिए काम नहीं करेंगे और इसके बदले उन्हें जिंदगी भर शाही खजाने से वेतन मिलेगा। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने बाद में लाल किले पर भी काम किया था। अगर उनके हाथ काट दिए गए होते, तो भला वे लाल किले जैसी विशाल इमारत का नक्शा और निर्माण कैसे कर पाते? इसलिए हमें इन अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय उन कारीगरों के हुनर और मेहनत की दाद देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ताजमहल की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की, उस तकनीक की जो वाकई में काबिले तारीफ है।
उत्तर भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है, और उस समय भी यह खतरा था। वास्तुकारों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि अगर कभी जबरदस्त भूकंप आए तो मुख्य मकबरे को नुकसान न हो। जब आप ताजमहल के चारों ओर बनी चार मीनारों को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक अजीब बात पता चलेगी। ये मीनारें बिल्कुल सीधी न होकर बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई बनाई गई हैं। यह कोई निर्माण के दौरान हुई गलती नहीं थी, बल्कि यह एक सोची समझी इंजीनियरिंग थी। अगर मीनारें बिल्कुल सीधी होतीं, तो भूकंप आने पर वे अंदर की तरफ मुख्य गुंबद पर गिर सकती थीं। अगर ऐसा होता, तो मुमताज महल की कब्र और वह खूबसूरत गुंबद पूरी तरह से नष्ट हो जाता। इसीलिए मीनारों को बाहर की तरफ झुकाया गया, ताकि अगर वे गिरें भी तो बाहर की तरफ गिरें और मुख्य इमारत बच जाए। 17वीं सदी में बिना किसी कंप्यूटर सिमुलेशन के ऐसी दूरदर्शी सोच रखना वाकई में गर्व की बात है। ताजमहल में ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम का भी बहुत ही शानदार और चतुर इस्तेमाल किया गया है। जब आप ताजमहल के मुख्य शाही दरवाजे से अंदर झांकते हैं, तो ताज बहुत विशाल और करीब नजर आता है। लेकिन जैसे ही आप दरवाजे से निकलकर ताजमहल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो वह आकार में छोटा होता जाता है। आमतौर पर विज्ञान का नियम है कि हम जिस चीज के पास जाते हैं वह बड़ी दिखती है, लेकिन यहाँ कारीगरों ने इस नियम को उल्टा कर दिया ताकि प्रवेश करते समय भव्यता का एहसास हो। इसके अलावा मुख्य इमारत की मेहराबों पर लिखी गई कुरान की आयतों में भी एक विज्ञान छिपा है। ये आयतें सुलेखन कला या कैलीग्राफी का बेहतरीन नमूना है, जिन्हें अमानत खान ने लिखा था। इन अक्षरों को इस तरह लिखा गया है कि नीचे के अक्षर और 50 फीट ऊपर के अक्षर देखने में एक समान लगते हैं, जबकि असलियत यह है कि ऊपर के अक्षरों को आकार में काफी बड़ा और चौड़ा लिखा गया है। यह इसलिए किया गया क्योंकि दूरी की वजह से ऊपर की चीजें छोटी दिखती हैं और पढ़ी नहीं जा सकती। इंसानी आंख के देखने के कोण को ध्यान में रखकर की गई यह कारीगरी उस द्वार की गणितीय समझ को दर्शाती है। ताजमहल का मुख्य गुंबद भी अपने आप में एक अजूबा है, जिसे प्याज के आकार का गुंबद कहा जाता है। यह गुंबद दोहरा है, यानी अंदर से देखने पर यह अलग दिखता है और बाहर से इसका आकार अलग है। इसके ऊपर लगा हुआ कलश, जो आज कांसे का है, वह पहले शुद्ध सोने का हुआ करता था। अंग्रेजों के शासनकाल में उस सोने के कलश को हटाकर उसकी जगह कांसे का कलश लगा दिया गया था। गुंबद के नीचे मुख्य कक्ष में जहां कब्रें हैं, वहां की गूंज को भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया गया था। कहा जाता है कि अगर आप वहां अल्लाह या कोई भी शब्द बोलते हैं, तो वह काफी देर तक हवा में गूंजता रहता है। ध्वनि विज्ञान का यह प्रयोग इसलिए किया गया था ताकि प्रार्थना की आवाज वहां देर तक कायम रहे। ताजमहल का बागीचा भी कोई साधारण बागीचा नहीं है, बल्कि इसे चारबाग शैली में बनाया गया है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग में 4 नदियां बहती हैं, जिनमें दूध, शहद, पानी और शराब है। इसी कल्पना को जमीन पर उतारने के लिए बागीचे को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। बागीचे के बीचों बीच पानी की नहरें और फव्वारे हैं, जो ताजमहल की परछाई को अपने अंदर समेटे हुए हैं। उस समय बिना बिजली के इतने सारे फव्वारों को एक साथ चलाना एक बहुत बड़ी पहेली थी। इसके लिए यमुना नदी से पानी को बैलों और रहट प्रणाली के जरिए खींचकर ऊपर बड़े टैंकों में भरा जाता था। इन टैंकों से तांबे के पाइपों के जरिए पानी को फव्वारों तक पहुंचाया जाता था। दबाव बनाने के लिए हर फव्वारे के नीचे एक तांबे का बर्तन लगाया गया था, ताकि पानी एक समान ऊंचाई तक उछले। आज भी जब हम उन फव्वारों को देखते हैं, तो उस दौर की हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का लोहा मानना पड़ता है। ताजमहल परिसर में समरूपता यानी सिमेट्री का बहुत ही कड़ाई से पालन किया गया है। अगर आप ताजमहल के बीचों बीच एक लकीर खींचें, तो दोनों तरफ का हिस्सा बिल्कुल एक आईने की तरह दिखेगा। मुख्य गुंबद के पश्चिम दिशा में एक लाल पत्थर की मस्जिद बनी हुई है, जहां शाही परिवार नमाज अदा करता था। इमारत का संतुलन बनाए रखने के लिए पूर्व दिशा में भी बिल्कुल वैसी ही एक और इमारत बनाई गई। इस दूसरी इमारत को मेहमान खाना या जवाब कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल शायद मेहमानों के ठहरने के लिए होता था। यह सिर्फ इसलिए बनाई गई थी ताकि मस्जिद के भार और दृश्य को दूसरी तरफ से संतुलित किया जा सके। ताजमहल के अंदर हमें जो मुमताज और शाहजहां की कब्रें दिखाई देती हैं, वे असल में नकली हैं। मुगल परंपरा और सुरक्षा की दृष्टि से असली कब्रें ठीक उनके नीचे एक गुप्त तहखाने में बनाई गई थीं। नीचे वाला तहखाना आम लोगों के लिए हमेशा बंद रहता है और वहां सिर्फ शाही परिवार के लोग ही जा सकते थे। ऊपर वाला हिस्सा केवल पर्यटकों और आम लोगों के दर्शन और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बनाया गया था। ताजमहल के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि इसका रंग बदलता रहता है, जो इसे जीवंत बनाता है।
लेकिन आज के दौर में प्रदूषण और फैक्ट्रियों के धुएं ने इस खूबसूरत इमारत को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और धूल के कणों की वजह से संगमरमर का रंग पीला पड़ने लगा है। इसे मार्बल कैंसर भी कहा जाता है, जो पुरातत्व विभाग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार और वैज्ञानिकों ने इसे बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे आसपास के कारखानों को बंद करना। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर इसकी सफाई की जाती है, ताकि इसकी चमक वापस आ सके। यह हमें चेतावनी देता है कि अगर हमने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा, तो हम अपनी विरासत खो सकते हैं। शाहजहां के अंतिम दिनों की बात करें, तो वह बहुत ही दुखद और अकेलेपन में बीता था। उनके अपने ही बेटे औरंगजेब ने सत्ता के लालच में उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया था। उस किले के एक कमरे से शाहजहां खिड़की के जरिए दूर चमकते हुए ताजमहल को बस निहार सकते थे। 8 साल तक एक कैदी की तरह उन्होंने अपनी बनाई हुई उस इमारत को देखते हुए दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद औरंगजेब ने उन्हें चुपचाप मुमताज महल के बगल में ही दफना दिया था। यही कारण है कि शाहजहां की कब्र ताजमहल की पूरी समरूपता को थोड़ा सा बिगाड़ती हुई नजर आती है। मुमताज की कब्र बिल्कुल बीच में है, जबकि शाहजहां की कब्र उनके बगल में थोड़ी अलग थलग बनी है। इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां ने अपने लिए यमुना के दूसरी तरफ एक काला ताजमहल बनवाने की योजना बनाई थी। वे चाहते थे कि उनका मकबरा काले संगमरमर का हो और दोनों मकबरे एक पुल से जुड़े हों। लेकिन खजाना खाली होने और बेटों के बीच युद्ध होने की वजह से उनका यह सपना अधूरा रह गया। मेहताब बाग में की गई खुदाई में काले पत्थरों के कुछ अवशेष मिले हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं। शायद अगर वह बन जाता, तो दुनिया में एक नहीं बल्कि 2 ताजमहल होते, और नज़ारा कुछ और ही होता। ताजमहल आज भी दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों के लिए एक केस स्टडी बना हुआ है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी इसकी मजबूती और खूबसूरती में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। यह इमारत हमें याद दिलाती है कि भारत का इतिहास और यहाँ का विज्ञान कितना उन्नत और समृद्ध था। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी बेमिसाल वास्तुकला मौजूद है, जो दुनिया को झुकने पर मजबूर कर देती है। विदेशी पर्यटक जब भारत आते हैं, तो ताजमहल देखना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। यह इमारत भारत की पहचान है और हमारी संस्कृति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है। आज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा निर्माण वही है जो भविष्य की चुनौतियों को पहले ही देख ले। शाहजहां का विजन और हजारों गुमनाम कारीगरों की मेहनत ने मिलकर एक ऐसा अजूबा रच दिया जो अमर हो गया। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ताजमहल सिर्फ एक संगमरमर का ढांचा या प्यार की निशानी भर नहीं है। यह भारतीय सिविल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है, जो गणित, विज्ञान और कला का एक अद्भुत संगम है। इसकी कुआं वाली नींव जो पानी से ताकत लेती है, यह बात हमें प्रकृति का महत्व समझाती है। इसकी बाहर झुकी हुई मीनारें जो इसे भूकंप से बचाती हैं, ये हमें सुरक्षा और दूरदर्शिता का पाठ पढ़ाती हैं। और इसका ऑप्टिकल इल्यूजन जो इसे जादुई बनाता है, यह हमें इंसान की असीमित रचनात्मकता दिखाता है। इसके पत्थरों में जड़ी पच्चीकारी हमें सब्र और बारीकी का महत्व सिखाती है, जो आज की भागदौड़ में खो गई है। उम्मीद है कि आपको ताजमहल के इन तकनीकी और ऐतिहासिक रहस्यों को जानकर बहुत मजा आया होगा। आपको अपने भारतीय इतिहास और हमारे पूर्वजों के हुनर पर और भी ज्यादा गर्व महसूस हुआ होगा। हमने कोशिश की है कि आपको उन तथ्यों से रूबरू कराएं जो अक्सर स्कूलों की किताबों में नहीं पढ़ाए जाते। अगर आपको यह जानकारी अच्छी और रोचक लगी, तो कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक इस वीडियो को और भी इतिहास प्रेमियों तक पहुंचाने में हमारी बहुत मदद करेगा। इसे अपने दोस्तों, परिवार और बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी अपने देश के इतिहास को गहराई से जान सकें। उन्हें भी पता चले कि ताजमहल केवल सुंदरता की मिसाल नहीं, बल्कि विज्ञान की भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम आगे भी आपके लिए भारत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक और अनसुनी कहानियां लाते रहेंगे। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। इतिहास के ऐसे ही और रोमांचक सफर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।